जड़ हो चुके आदिवासी को लेकर रफ्तार आनंद यात्रा और ऐसे के नए नक्षत्र लोग की ओर लेकर चल देता है। बस्तर अबूझमार गालीराजपुर के जंगलों में उतरा। आदिवासियों ने जो लोहे का जानवर देखा था दरअसल किसी कंपनी का स्कूटर था। ठीक इसी बिंदु पर पॉल गोमरा को नींद आई और उन्होंने स्वप्न में देखा अपने उस स्कूटर पर सवार हुए प्रगति मैदान, प्रगति मैदान, कनाट प्लेस, साउथ एक्सटेंशन, ग्रीन पार्क, भंडारा रोड, इंडिया गेट, राज रोड, तुगलक रोड, मंडी हाउस, नॉर्थ साउथ एवेन्यू की तमाम सड़कों पर चक्कर काटते हुए जा रहे हैं। पर पता नहीं क्यों बार बार उन्हें लग रहा था कि उनके कमर के भेटी खाल निकली हुई है, उनके कंधे पे धनुष बाण कटा हुआ है, उनका रंग काला और नाक चपटे बाल गुजराले हैं। इनकी भाषा में बहुत कम शब्द है और जो शब्द है भी वे किसी और समय और सभ्यता के शब्द हैं। जब भी किसी लड़की, इमारत या सड़क को देखकर वे कुछ कहना चाहते उनके मुंह से शौक निकलता। अच्छा, अपनी भाषा की असमर्थता से घबराकर राजधानी की सड़कों पर दौड़ते हुए स्कूटर पर सवार खड़े हो जाते हैं। शुरुआती लोग उन्हें आश्चर्य और कुतूहल के साथ देखते हैं, फिर कुछ बच्चे और औरतों से डरने जैसा लगते हैं। अचानक शटर डाउन होने लगती है, सड़कें वीरान होने लगती है और उनके पीछे दिल्ली पुलिस की पीसीआर और डिंग डोंग करते करते गाड़ियां दौड़ा दी जाती है। अंत में रेड लाइन पर फौज ऊपर दौड़ा दी जाती है। पॉल गोमरा घबराकर अपने स्कूटर पर चढ़ गए। स्कूटर तो स्वप्न में एक और चला गया, लेकिन पॉल गोमरा अपने बिस्तर पर पसीने से लथपथ जाग गए। उनका हलक सूख रहा था, जोरों की प्यास लगी थी। उन्होंने पानी के लिए अपनी पत्नी स्नेहलता सक्सेना को आवाज देनी चाहिए, लेकिन उनके मुंह से हू खा शौंग जैसा कुछ। अगले दिन डीलर ने वो स्कूटर दिए गए एड्रेस पर पहुंचा। हल्के हरे आसमानी शरीर का मॉडल नहीं स्कूटर, मॉन्ट्रियल के प्रसिद्ध यूडी कॉलोन शहर की खुशबू नहीं, पेट्रोल और नए पेंट की ताजा नशीली गंध में डूबा वो स्कूटर एक भोले मोह पशु की तरह पॉल गोमरा के घर के 122/4 के सामने खड़ा था। उनकी तीनों संतानें उस पर उतर रही थी, चढ़ रही थी और मम्मी स्नेहलता सक्सेना उन्हें डांट रही थी। पॉल गोमरा की आंख उस समय भर आई जब मंटू के जूते की मिट्टी स्कूटर की सीट को लग गई और मम्मी स्नेहलता सक्सेना ने से पूछा, पापा आपको चलाना आता है ना? मंटू ने बोला, पापा मुझे तो नहीं, इसका कलर सबसे जोरदार लगा। नाचते हुए बिप्पू ने कहा, अब इसका किया जाए? पॉल गोमरा ने तो अपने जीवन में कभी साइकिल तक नहीं चलाई थी। मशीनी युग की पेट्रोल ईंधन से चलने वाली ये उनके जीवन की पहली टेक्नोलॉजी थी। इस टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण और प्रभुत्व कायम करने के बाद उन्हें राज्य परिवहन की उस यातनादायक बस से मुक्ति मिल रही थी। हर रोज के उनके सफर में 4 में से 2 घंटे कम हो रहे थे। साल भर की आवाजाही में 52 दिन की जगह फकत 26 दिन अब उन्हें पुरानी फिल्मों के गीत गाते, अपनी कविताओं की पंक्तियां दोहराते अकेले इस स्कूटर की काली चमकीली गद्देदार सीट पर होना था। लेकिन असल समस्या तो स्कूटर को चलाने। वो अपने दफ्तर में अपने कुलीग से अपना स्कूटर खरीद लेने की बात कहकर उनसे आग्रह करते हैं कि वो उन्हें चलाना सिखा दें, लेकिन किसी फुर्सत का दिन आने तक इस काम को मुलतवी करने की बात कहकर उनके सहकर्मी उनसे कन्नी काट लेते। दिल्ली में तो लोगों को दूसरों को रास्ता बताने का भी समय होता नहीं और गोमरा को स्कूटर कौन सिखा? नतीजा ये हुआ कि वो स्कूटर वहीं खड़ा रहा जहाँ डीलर के आदमी उसे खड़ा किया था। उस पर धूल गिरती, धूप आती, बारिश होती, पंछी उस पर बैठ कर जाते, जाड़े में शीत उसे बर्फ जैसा ठंडा बना देती। वो उसकी बूंदे रात भर उस लोहे के जानवर पर चुपचाप बैठती। एक दिन मंटू ने बताया, पापा स्कूटर का जो मडगार्ड है ना और जहाँ जहाँ उस पर नट बोल्ट लगे और जोड़ है वहाँ जंग लग रही है। इस समय में से एक पूरा दिन पॉल गोमरा को स्कूटर सिखाने में दान कर देने के लिए तैयार। इस हृदय विदारक महानगर के भोगल इलाके के एक MIT फ्लैट में उगे इस मानवीय और सज्जन वृक्ष का नाम था प्रोफेसर इकबाल जाफरी।
मशहूर नाटककार, अफसाना निगार और सीरियल निर्माता प्रोफेसर जाफरी ने पॉल कुमरा को स्कूटर सिखाने के बाद खुशी खुशी तत्काल मान ली, बल्कि उन्होंने शिकवा भी किया इतने महीने हो गए अब तक इत्तला क्यों नहीं? बस शर्त उन्होंने एक ही रखी, शनिवार की शाम फौज की और जामा मस्जिद के पास के मशहूर होटल करीम से कश्मीरी तंबू स्टूव और कोरमा मिट्टी के सोने के गढ़ पैक कराकर इसे साथ ले जाए। अमीर खान, मालिनी राजूरकर, सविता देवी का गायन सुनते हुए राग दुर्गा और ठुमरी के बीच खाया पिया जाए और इतवार को इत्मीनान से पूरे दिन स्कूटर चलाना सीखा सिखाया है। शनिवार की रात संगीत, स्कॉच और कोरमा कश्मीरी दमपुख्त के साथ दिल्ली से दिनों दिन खत्म होती इंसानियत और देश से गायब होती नैतिकता तथा जमीर के बारे में शोक गीत जैसी बातचीत में गुजरी। अगले दिन रात आधी बोतल चढ़ा लेने के बावजूद पॉल कुमरा सवेरे 5 बजे बिना किसी हैंगओवर के उठ गए और प्रोफेसर इकबाल जाफरी के तैयार होने नाश्ता करने से पहले पहले उन्होंने स्कूटर धो पोंछकर नए जैसा चमका डाला। स्कूटर कवि नगर के अंबेडकर पब्लिक स्कूल के लंबे चौड़े खेल के मैदान में ले जाया गया। चाबी घुमाकर स्विच ऑन किया गया। तब पॉल कुमरा ने अपने जीवन का स्कूटर का पहला किक लगाया। स्कूटर स्टार्ट हुई। उन्होंने बार बार लगातार किक लगाए लेकिन स्कूटर का इंजन बेजान ही रहा। वो जुकाम जैसी नाक सुड़ककर खामोश हो जाता था। इस पर प्रोफेसर जाफरी ने मुस्कुराते हुए कहा, इंडियन स्कूटर के साथ बस यही एक तकनीकी खामी है, जब तक इसे दाईं ओर झुकाकर तब तक ये स्टार्ट नहीं होता। जबकि अमेरिका के अपने प्रवास काल के दौरान उन्होंने ऐसे ऐसे स्कूटर देखे थे जो ताली या चुटकी बजाने से स्टार्ट हो जाते थे। प्रोफेसर जाफरी ने स्कूटर को दाईं ओर लिटाया, सीधा खड़ा किया और किक लगा दी। फिर तो ये सिलसिला जैसा बन गया। स्कूटर को दाईं ओर लिटाया जाता, सीधा खड़ा किया जाता और किक लगाए जाते। प्रोफेसर जाफरी और पॉल कुमरा थक कर चूर हो चुके थे। उनकी सांसें धोखड़ी की तरह चल रही थी, फेफड़े गुब्बारों की तरह फूल और पिचक रहे थे। स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश में उन्हें आधा घंटा नहीं पूरा 1 घंटा गुजर चुका था। तभी बगल वाली सड़कों में ऑटो रिक्शा जाता दिखाई पड़ा। भाई साहब, आवाज देकर ताली बजाकर हाथ हिलाकर उसे बुलाया। ऑटो वाले ने स्कूटर को गौर से देखा। भाई साहब देखना ये देखो, और उसके हैंडल की दाहिनी ओर जिधर उसका हेडलाइट और हॉर्न का स्विच होता है देख के मुस्कुरा। स्कूटर स्टार्ट कैसे होगा साहब? इसका तो इग्निशन लॉक ही ऑन नहीं। ऑटो वाले ने किक लगाई, स्टार्ट हो गया। ऑटो वाला चाबी घुमाता जाफरी एक बार इसका ट्राई एक बार चला कर देखिए। वो अपने स्कूटर को एक बार चलते हुए अंबेडकर पब्लिक स्कूल के लंबे चौड़े खेल की मैदान की सबसे सतह पर पट्टक की तरह घूमते हुए देखना चाहते थे। उन्होंने देखा जिस तरफ उनका मकान था
मैदान के ऊपर तीनों संतानें अपने पापा को स्कूटर सीखते हुए देखने और उनके पीछे साड़ी का पल्लू मुंह में वो अब जब प्रोफेसर जाफरी को स्टार्ट स्कूटर का हैंडल पकड़े पकड़े खड़े खड़े 15 मिनट हो गए तो आखिर उन्होंने कबूल कर लिया कि अब स्कूटर चलाना तो उन्हें आता नहीं। अब उन्हें ये भी नहीं पता कि इसे बंद कैसे किया। म्यूजिक वाले भैया थोड़ा वॉल्यूम कम कर लो, सुनाई नहीं देता इनका एक्टर की कुछ भी आता। इसके बाद वो स्कूटर पॉल गोमरा के घर के पिछवाड़े किसी असिंचित नाजायज अपने आप उगाने वाले किसी बनेले पौधे की तरह चुपचाप खड़ा। ना उसे किसी ने धोया, ना पोछा, ना धूल झाड़ा। पॉल गोमरा 4 रोटियां, 2 आलू के 8 टुकड़े और आधा प्याज प्लास्टिक के चौकोर टिफिन में लेकर सुबह सुबह राज्य परिवहन की बस से निकल जाते और रात गए जब लौटते तो इतनी देर हो चुकी होती कि अगली सुबह जागने के लिए सोने के सिवाय उनके थके हुए दिमाग और शरीर में कोई और बात नहीं। बल्कि ऐसे ही किसी एक क्षण में उन्हें लगा था कि उनकी कविताएं एक थके हुए, पराजित और अप्रासंगिक शरीर की कविताएं। मेरे पास सपनों के बीज तो थे पर उन्हें बोने के लिए जमीन मेरे पास नहीं थी। धीरे धीरे मेरे स्वप्न सड़ रहे हैं और उनकी विषैली गंध मेरे अस्तित्व का अनचाहा हिस्सा बन रही है। मेरे कुछ स्वप्नों को चूहे खा गए हैं और उनके कटे कटे टुकड़े मेरे चारों ओर बिखरे पड़े हैं। कुछ बचे हैं अभी भी। मैं उन्हें छाती से चिपटाए फिरता हूँ और गिरता हूँ संभल संभल कर। जानता हूँ ये स्वप्न भी बिखरने को या मरने को अभिशप्त है। इसमें पॉल गोमरा की मुलाकात राजीव मेनन से हुई। वो कोचीन के निकट के एक कस्बे उद्यम पेरूर का रहने वाला था और राज्य परिवहन की उसी बस से गाजियाबाद से दिल्ली जाता था। वो आईटीओ पुल के पास ही मयूर भवन में पेस्टिसाइड की एक कंपनी में अकाउंट का काम करता था। काले कलूटे दुबले पतले हसमुख राजीव मेनन ने पॉल गोमरा का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि अब बस से नहीं स्कूटर से वो दिल्ली आया जाएगा। स्कूटर चलाएगा राजीव मेनन और उसकी पिछली सीट पर बैठे होंगे उसके स्वामी हिंदी कवि पॉल गोमरा। इस प्रकार अपने शोफर ड्रिवन बजाज चेतक स्कूटर के द्वारा हिंदी कवि पॉल गोमरा अब दिल्ली के अपने दफ्तर तक आने जाने लगे। लेकिन एक समस्या यहाँ भी थी। अमूमन पॉल गोमरा की जो शिफ्ट थी वो तो दोपहर बाद 3 बजे खत्म हो जाती थी, लेकिन राजीव मेनन पेस्टिसाइड्स की जिस प्राइवेट कंपनी में काम करता था वहाँ शाम के 6-7 बजना तो मामूली बात थी। महीने में 2-4 बार काम ज़्यादा होने से रात के 10-11 भी बज जाते हैं। इसका मतलब ये कि पॉल गोमरा को दफ्तर में अपने काम से फारिग होने के बाद अमूमन 3-4 घंटे राजीव मेनन के इंतजार में बिताने पड़ते, यानी
स्कूटर खरीदने के पीछे उनकी जिस काल गणना का तर्क था वो यहाँ आकर बेकार हो गया था। इंतजार का ये समय बिल्कुल खाली समय था। और दिल्ली एक ऐसा शहर था जहाँ लोग सिर्फ काम करने पर ही मिलते थे। उधार उधार तो नहीं। यूं ही किसी से मिल लेने पर लोगों के मन में उस व्यक्ति के प्रति धारणाएं खराब होने लगती थी। पॉल गोमरा की छवि भी दिल्ली के उनके परिचितों के बीच बिगड़ने लगी। वे किसी अनुपयोगी चिपकू के रूप में प्रसिद्ध होने लगे। लोग उनकी कविताओं और व्यक्तित्व की ओर से आंखें फेर लेते। कैसी विडंबना! बचपन से ही पॉल गोमरा ने और कुछ नहीं, सिर्फ एक कवि बनना चाहा। एक बिल्कुल खाली, निरापद और निर्जन क्षेत्र। वे तुलसी, कबीर, मीर या नेरुदा जैसा कवि होना चाहते थे। वैसी ही भाषा, उसी तरह के शब्द, हृदय में भीतर तक उतर आने वाली वैसी ही करुणा के कवि। लेकिन इस नए यथार्थ ने उनसे उनका ये स्वप्न भी छीन लिया था। वे कुछ नहीं रह गए थे, न कवि, न नागरिक और न शायद ठीक ठीक ढंग से मनुष्य। इस बीच राजीव मेनन के इंतजार के खाली समय को पॉल गोमरा ने कविताएं लिख कर उनके झोले में रखी डायरियों और रफ कागजों में सैकड़ों आधी पूरी कविताएं लिखी होती थी। इनमें से अक्सर कुछ कागजों को समेटना वे भूल जाते और वे हवा में यहाँ वहां उड़ जाते। ITO पुल के पास बहादुर शाह जफर मार्ग के पास एक बस स्टॉप पर पाए गए एक कागज पर उनकी ये अधूरी कविता लिखी हुई थी। मैं नहीं बन सकता सीवेज पाइप, अपने भीतर से नहीं गुजर जाने दूंगा मैं ये सारा कीचड़, इस बूढ़ी सदी की विष्ठा। इतना पोपला अभी भी नहीं हुआ है मेरा मुंह कि हर आती जाती हवा उसमें से अपनी सीटी बजाए। एक और कागज पर लिखा था, खा 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 खी 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 खा खू खू खा खा खू खू खा खू खा खी 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 खम 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 ख ख ख। इन कविताओं में अराजकता थी, फ्रस्ट्रेशन और कुंठाएं थी, उन्माद था। माफ कीजिए, किसी की आवाज डिस्टर्ब कर रही है, फोन पे कोई बात कर रहा है। फ्रस्ट्रेशन थी, कुंठाएं थी, उन्माद था, पागलपन के लक्षण थे, या किसी गहरी लेकिन लाचार घृणा और किसी निर्विकल्प अनुर्वर और बांझ क्रोध की अभिव्यक्ति थी, कहना मुश्किल है। आप लोगों ने पॉल गोमरा की ये बोरिंग कहानी इतनी देर से सुनी है ना? ऐसा धैर्य तो मुझे लगता है बीकानेर के दर्शकों में ही संभव है। मैं कोशिश करता हूँ इस कहानी को जल्दी से समेटूं। बहुत लोगों के फोन भी आने लगते हैं, जाना होगा, बस थोड़ा काम। तो इस बीच हुआ क्या कि एक दिन, अब से कोई 4 महीने पहले, पॉल गोमरा को एक कार्यक्रम में शामिल होने का एक इनविटेशन कार्ड मिला। किसी मंत्रालय के सचिव स्तर के एक प्रशासनिक अधिकारी को एक साथ पद्मश्री, साहित्य विभूषण, वेद व्यास सम्मान तथा जापानी सहयोग से भारतीय कार बनाने वाली मोकांची कंपनी की ओर से 10 लाख रुपए का सृजन शिखर पुरस्कार मिला। जिस तारीख को यह कार्यक्रम रखा गया था, उसी दिन वो सचिव अपनी उम्र के घटनापूर्ण 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहा था। इसलिए उस कार्यक्रम को नाम दिया गया था अनहद अर्धशती। मंत्रालय के अधीन आने वाली संस्थाओं, अकादमियों ने अपनी अपनी कविताओं के अर्धशती विशेषांक भी छाप रखे थे, जिनका विमोचन भी उसी दिन होना था। राजीव मेनन से जब पॉल गोमरा ने उस रात उस कार्यक्रम में चलने के लिए कहा, तो उसने उन्हें मना किया। राजीव मेनन ने कहा, लिसन पॉल, यह प्रोग्राम तुम्हारे जाने का नहीं है। इतने दिनों से तुम्हारा साथ रहकर हमें तुम्हारा नेचर समझ गया है। उनका दुनिया अलग है, तुम्हारा दुनिया अलग है। They are powerful moneyed people. You are simple, poor, weak individual. Don't go there. इस पर
पॉल बुमरा ने उल्टे राजीव मेनन पर ही संदेह करना शुरू। क्या मना है तुम मेरा स्कूटर ले जाते हो, मैंने कभी मना नहीं किया, वगैरह वगैरह। उस रात उस कार्यक्रम में क्या क्या हुआ, इसका पूरा ब्यौरा हासिल कर पाना होगा, क्योंकि एक तो ऐसे कार्यक्रमों में जो लोग सम्मिलित होते हैं उन तक पहुंचना और उनसे मिलना बहुत मुश्किल काम होता है। और फिर पूछताछ के मामले में ऐसे लोग अक्सर चुप ही रहते हैं। ये लोग इतने व्यस्त, सम्मानित और संभ्रांत होते हैं कि उनसे स्कूटर दुर्घटना जैसे किसी मामले के बारे में कुछ पूछना उचित भी नहीं। उस कार्यक्रम का समाचार अगली सुबह राजधानी के सभी अखबारों में प्रमुखता से छपा था, जिससे पता चलता है कि कार्यक्रम काफी सफल, भव्य रहा था। उस कार्यक्रम में मौजूद और वो कार्यक्रम राजधानी दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग के उस राष्ट्रीय दैनिक के सांस्कृतिक पृष्ठ पर भी प्रमुखता से छपा था, जिसमें पॉल बुमरा नौकरी करते थे और अपनी लगभग 23-24 साल की नौकरी की अवधि में पहली बार बिना पूर्व सूचना के अगले दिन दफ्तर नहीं पहुंच पाए। उस कार्यक्रम में मौजूद संपादकों और आलोचकों ने पद्मश्री सचिव की तुलना होमर, गालिब और कबीर से की थी। साहित्य अकादमी के सचिव ने पद्मश्री सचिव को ऑक्टेवियो पैज और पाब्लो नेरुदा जैसे ऐसे कवियों के समकक्ष घोषित किया था, जो ऊंची उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासनिक पदवियों पर रहते हुए भी अपनी रचनात्मक संवेदना और सृजनशील कल्पनाशीलता को अक्षुण्ण बनाए रख सके। सुप्रसिद्ध प्रगतिशील आलोचक डॉक्टर लोकनाथ त्रिवेदी ने पद्मश्री सचिव की रचनाओं में अंतर्व्याप्त अध्यात्म को कबीर, रैदास और तुकाराम की विद्रोही चेतना की परंपरा का अगला सोपान सिद्ध करते हुए कहा था कि पद्मश्री सचिव की कविताएं हिंदी की प्रगतिशील कविता की अनमोल धरोहर। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने कहा था कि सचिव का समूचा जीवन ही एक जीवंत काव्यात्मक सर्जनाह है। उन्होंने घोषणा की कि सचिव की प्रतिभा के उचित मूल्यांकन और सम्मान के लिए वे पूरा प्रयत्न करेंगे कि नोबेल तथा गोल्डन बुकर जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों में हिंदी की कविताएं अनुशंसित होकर शामिल हों। मोकांजी इंडस्ट्रियल ग्रुप के श्री DL मोकांजी ने 10 लाख रुपए का ड्राफ्ट सचिव को प्रदान करते हुए घोषणा की थी कि चंपारण खिदमत के साथ उनके उद्योग समूह ने 150 वर्ष पहले जिस परंपरा की शुरुआत की थी उसे अब वे आगे बढ़ाएंगे और भारतीय संस्कृति के संवर्धन और प्रोत्साहन में अपना योगदान देंगे। इस अवसर पर हिंदी के अत्यंत उत्कृष्ट माने जाने वाले कवि शुक्ल बंधुओं ने अपनी अपनी कविताओं का पाठ भी किया था। मुख्य घटना का पूर्वांश इसी दौरान घटित हुआ था। पॉल बुमरा उस कार्यक्रम में जरूरत से ज्यादा शराब पी गए थे और नशे में धुत होकर जोर जोर से अंतशंत बोलने लग गए थे। तुम मुझको हिंदी सिखाओगे? अरे तुम में से मैं एक एक के लफ्ज पहचानता हूँ, मुझे बताओगे हिंदी क्या होती है? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा आयोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कविता कार्यशाला में शामिल होकर हाल ही में लौटने वाले कवि मधुर नागपाल ने बताया था, बहुत देर तक तो पॉल बुमरा स्कूटर पर ही भाषण देते थे। वे कह रहे थे कि स्कूटर एक चरखा है जिससे सूत काटकर अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खत्म किया जा सकता है। एक लोगों ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की तो वे दिल्ली को ही करियाने लगे। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर DR वाचस्पति के अनुसार पॉल बुमरा ने कहा था, मैं मेवातियों, पिंडारियों, कबायलियों और जे कॉलोनी वालों के जत्थे बनाकर चारों ओर से धावा बोलूंगा, बाजीराव पेशवा या शेरशाह सूरी की तरह बता रहा हूँ। वो आजाद हिंद फौज बनाकर बर्मा भाग जाने की बात भी कर रहा था। यशवंत नारायण सिन्हा जो भारतीय पुलिस प्रशासन में उप अधीक्षक थे और सुप्रसिद्ध कथाकार थे, ने हंसते हुए बताया था, भाई वो शख्स तो बड़ी अजीबोगरीब हरकतें यहाँ कर रहा था। वो तो कह रहा था ना, या मैं तो दिल्ली की सारी सप्लाई लाइनें काट दूंगा,
किसानों को हर बॉर्डर पे बिठा दूंगा, ना दूध आएगा, ना सब्जी, ना बिजली, ना पानी, बिजली गुल हो जाएगी, एसी बंद हो जाएगा, तो ये लोग विलायत भाग जाएंगे। मेरा क्या, मैं तो लाल किले के मैदान पे खैनी फंकिया कर सो जाऊंगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान के क्यूरेटर डॉक्टर एसआर सिद्दीकी ने बताया था कि पॉल गोमरा ने कहा था मोहनजोदाड़ो नेस्तो नाबूद हो गया, लेकिन उसके आसपास के गांव बचे रह गए, वो आज भी बचे हुए हैं। जाओ दीदे फाड़ कर देख लो, डायनासोर लुप्त हो जाता है, चींटी बची रह जाती है। दिल्ली फना हो जाएगी, गुड़गांव बचा रह जाएगा। हाँ। वहाँ मौजूद पत्रकारों ने बताया था कि पॉल गोमरा ने उस रात उस कार्यक्रम में उल्टियां की थी। वो गुंडागर्दी, तोड़फोड़, गाली गलौज और अराजकता पर उतर आए थे और जोरों से बोल रहे थे, दिल्ली मेरे देश को तोड़ रही है, दिल्ली मेरे देश को तोड़ रही है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में उस रात जो भी हुआ, ये सच है कि वहाँ सम्मिलित गण्यमान्य व्यक्तियों में से किसी एक ने भी पॉल गोमरा के समर्थन और सहानुभूति में एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर विधाता सिंह गहरवाल, जो संत रैदास स्मारक संस्थान के अध्यक्ष भी थे, ने कहा, अरे वो शब्द जैसी फुहड़ हरकतें यहाँ कर रहा था। अरे ऐसे चुनकुट काफियों को तो ऐसे आयोजनों में बुलाना ही नहीं चाहिए। उसने तो ससुरी हिंदी की नाक ही लगा के रखी। ससुरी हिंदी की नाक। वैसे काफी कुछ जानकारी राजीव मेनन से मिल सकती थी, जो उस रात उस कार्यक्रम में वहां लगातार मौजूद था और बाद में स्कूटर चलाता हुआ पॉल गोमरा को गाजियाबाद उनके घर पहुंचा रहा था। लेकिन राजीव मेनन की मृत्यु हो गई। संक्षेप में अगर थोड़ी कल्पना, अटकल और फैंटेसी का सहारा लिया जाए तो बाद की घटना कुछ इस प्रकार बनी। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में उस रात जब पॉल गोमरा ने उधम मचाया और वहां मौजूद सिविल ड्रेस अर्थात सादी वर्दी में मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें गर्दन से पकड़कर कोहनी और घूंसों से प्रशिक्षित चोट पहुंचाते हुए जब उन्हें इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के गेट से बाहर धकेला और जब अपने स्कूटर की पिछली सीट पर बैठकर वे गाजियाबाद के लिए रवाना हुए, तो वे बहुत सामान्य मानसिक अवस्था में नहीं थे। प्रशिक्षित घूंसों और कोहनियों ने जो चोट उन्हें पहुंचाई थी, उनका दर्द वो अपने शरीर पर महसूस कर रहे थे। दारू जरूर उन्हें बेतहाशा चढ़ रही थी और स्कूटर की पिछली सीट पर बैठे बैठे वो जोरों से बक रहे थे, साला लॉर्ड क्लाइव सोचता है कि प्लासी की लड़ाई जीत गया तो समूचा हिंदुस्तान जीत लूंगा। सुनो सुनो सुनो, ईस्ट इंडिया कंपनी के फिरंगियों, दलालों, सुनो, फिरंगियों के आईसीएस अफसरों सुनो, ये हिंदी तो धोबियों, मोचियों, मेवातियों, फक्कड़ों, साधुओं, फकीरों, पिंडारियों, कबायलियों की भाषा है। ये रेख्ता तुम्हारी जबान नहीं है प्यारे, ये रेख्ता तुम्हारी जबान नहीं है प्यारे। राजीव मेनन को भी घटना के बाद से अपना कोचीन का कस्बा उद्यम पेरू में आना लगा था। वो समुद्र का बैक वाटर, नारियल, आम, ताड़, कटहल, खजूर के पेड़, काजू, इलायची, काली मिर्च, टोडी और मछलियों की सूंधी महक, उसे कन्नूर का समुद्री तट या पश्चिमी घाट की धाराशार वर्षा की स्मृति हुआ होगी और वो मस्ती में आकर स्कूटर सड़क के बीचों बीच 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाने लगा होगा। उस रात मौसम बहुत अच्छा हो गया था, हल्की बूंदाबांदी के आसार थे, हवा में भारी बनी ठंडक और नमी थी। वैसी ही ठंडक और नमी जो अपने स्पर्श से मनुष्य की त्वचा में उमंग और आनंद भरती है। पॉल गोमरा अल्लामा इकबाल का गीत गाने लगे होंगे, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा, यूनानो मिस्रों में सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, दुश्मन रहा है सदियों। बस इन्हीं पंक्तियों के आसपास वो दुर्घटना हुई होगी जिसमें स्कूटर से गिरकर राजीव मेनन की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई होगी और पॉल गोमरा अगली सुबह तक, जब तक दिल्ली पुलिस की पीसीआर जिप्सी ने उन्हें उठाकर
लोकनायक लैब जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती नहीं करा दिया होगा, तब तक वहीं बेहोश पड़े रहे हैं। ये दुर्घटना कैसे हुई, इस बारे में भी कई अटकलें हो सकती हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर के सीमांत चेकपोस्ट पर रखे रजिस्टर को देखने से पता चलता है कि उस समय के आसपास दर्जनों ट्रक, कारें और अन्य गाड़ियां वहां से गुजरी थी। इन्हीं में से किसी एक गाड़ी में पॉल गोमरा के स्कूटर को टक्कर मारी थी। दुर्घटना रात 11:30 और 1 बजे के बीच किसी समय हुई थी। दिल्ली यूपी बॉर्डर चेकपोस्ट पर रखे रजिस्टर में इन 1.5 घंटों के दौरान 22 ट्रक, 8 टेम्पो, 16 मारुति कार, 2 राज्य परिवहन की तथा 5 प्राइवेट बसें, 6 मारुति कारें, मारुति वैन, 2 टाटा सिएरा और 3 फिएट की एंट्री है। स्कूटर और मोटरसाइकिलों की संख्या अलग से होगी, लेकिन इन्हीं 1.5 घंटों के दौरान 8 कारों वाले वीआईपी काफिले के गुजरने की बात भी दर्ज है। हो सकता है पॉल गोमरा का एक्सीडेंट तेज रफ्तार वाले इसी वीआईपी काफिले से हुआ हो। जिस प्रकार राजीव मेनन और पॉल गोमरा लगातार नशे, अराजकता और उन्माद की हालत में थे, इकबाल का सारे जहां से अच्छा गा रहे थे, उसमें बिल्कुल मुमकिन है कि उन दोनों ने दूर तक और देर तक उस वीआईपी काफिले को साइड ना दी हो, सिक्योरिटी कमांडो से पंगा मोल ले लिया हो और ये एक्सीडेंट जानबूझकर कर दिया, जो भी हो। कवि नगर का LIG फ्लैट A122/4 खाली है, किराए का मकान था और पिछले हफ्ते से उस पर गिल एंड ग्रोवर प्रॉपर्टी डीलर का बोर्ड लगा है। पॉल गोमरा की पत्नी, जो एक रात कुछ घंटों के लिए मेहर जैसिया बनी थी, अपनी तीनों संतानों मंटू, बिट्टू और मीना को लेकर वापस सहारनपुर अपने मायके लौट गई। कहीं और कोई नहीं। पॉल गोमरा का क्या? पॉल गोमरा को अस्पताल से तीसरे दिन ही छुट्टी दे दी गई है, क्योंकि सिर में मामूली चोट थी। 8 टांके आए थे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के न्यूरोलॉजी विभाग को रेफर किया था, क्योंकि एक कैट स्कैनिंग में पता चला था कि उनके दिमाग की ओर जाने वाली एक नस में क्लॉटिंग। लेकिन ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के न्यूरोलॉजी विभाग में पॉल गोमरा के पहुंचने की कोई सूचना दर्ज नहीं है। संभवतः वे या तो वहां गए ही नहीं, या फिर उन्हें वहां से भगा दिया गया होगा। हम सभी जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों में तो साख रसूख वालों, ऊंचे अफसरों और वीआईपी लोगों का ही इलाज है। दिल्ली के साहित्यकार, पत्रकार भी अब पॉल गोमरा को भूल नहीं गए। यहाँ तक कि उनके बहादुर शाह जफर मार्ग वाले उस राष्ट्रीय दैनिक के पत्रकार भी, उनके कुलीग्स भी बड़ी मुश्किल से ही उन्हें याद कर पाते हैं। याद उन्हें तब आता है जब वो हंसते हुए कहते हैं वो स्कूटर वाला को है। लेकिन पिछले 1.5 महीने से दिल्ली से गाजियाबाद देर रात जाने वाले लोग जो बातें बताते हैं, उससे पॉल गोमरा की इस कहानी में एक नया आयाम जुड़ता है। लोग बताते हैं कि रोड पर आधी रात जब ट्रकें, कारें, गाड़ियां लोग देर रात अपने घरों में पहुंचे, अचानक रोड पर बगल वाली गाड़ियों एक आदमी सड़क के बीचों बीच आया और गाड़ियों को रोकने लगा। चलते चलाते आधी रात ट्रैफिक जाम हो जाता है। शुरू में तो लोग उससे डरते हैं, फिर देखते हैं कि बूढ़ा होता हुआ ये आदमी पागल हो गया है और इससे किसी को कोई खतरा नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए लोग रुक कर तमाशा देखने लगते हैं। मुसाफिर, ट्रक ड्राइवर, क्लीनर सब मिल जाते हैं और तब वो डगमगाता हुआ चलता है। दाढ़ी मार, दाढ़ी मार, दाढ़ी मार, दाढ़ी मार, दाढ़ी मार, दाढ़ी मार। वैष्णव को चाहिए जमीन पर आई जाए, कदम कदम पर आए जा, खुशी का गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौन पे गाए जा। जब भीड़ चारों ओर इकट्ठा हो जाती है, तब उसका शुरू होता है धारा प्रवाह भाषण, जिसमें वो नाना साहब,
ताकतों पे धुंधुमंद अजीमुल्लाह, बाजीराव पेशवा, झांसी की रानी, राणा प्रताप, गुरु तेग बहादुर, चंद्रशेखर, अशफाकुल्लाह खान, खुदीराम बोस, भगत सिंह का ऐसे नामों का उच्चारण और तब वो कहता है, मैं हूँ दलित हिंदी कवि राम गोपाल, मैं दिल्ली का नहीं हूँ, रामपुर गाजियाबाद का हूँ, मैं स्वदेशी आंदोलन चलाऊंगा। और तब वो सड़क पर पड़े कंकड़ों को उठाकर अंधेरे में दिल्ली की दिशा में जोर जोर से फेंकता है और चीखता है, क्विट इंडिया, क्विट इंडिया, क्विट इंडिया, क्विट इंडिया, क्विट इंडिया, क्विट इंडिया, क्विट इंडिया। वहाँ इकट्ठा हुए मुसाफिरों, क्लीनरों, ट्रक ड्राइवरों की भीड़ उसके साथ जोर जोर से तालियां बजाते हुए नारा पॉल गोमरा का स्कूटर जरूर अभी भी शांतिवन के पास दरियागंज की ट्रैफिक कोतवाली में बंद है। उस टूटे फूटे दुर्घटनाग्रस्त स्कूटर पर मृतक राजीव मेनन और दीक्षित पॉल गोमरा के खून के धब्बे हैं जो अब सूख कर काले पड़ चुके हैं और उस स्कूटर की डिक्की के अंदर पॉल गोमरा की कविताओं की डायरी अभी भी बंद है, जिसके आखिरी पन्ने पर लिखा है, जो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, यथार्थ मिटा रहा है जिनका अस्तित्व, यदि हो सके तो हम उनकी हत्या में ना हो शामिल और संभव हो तो संभाल कर रख लें उनके चित्र। ये चित्र अतीत के स्मृति चिन्ह है। पॉल गोमरा 15 अगस्त 1995। अद्भुत, बेमिसाल, बेहतरीन प्रतीक सिंह जी और हमारे अपने ड्रामा के थिएटर के एक पहचान विजय सिंह जी राठौड़। निर्देशन रहा प्रतीक सिंह जी का। मैं परिचय करवाना चाहूँगी। मैं चाहूँगी विजय सिंह जी मंच पर उपस्थित हैं। विजय सिंह जी राठौड़ मंच पर पधारें। और इस पूरा बीकानेर, पूरा रंगकर्म हम लोग आह्लादित हैं और बहुत भगवान के शुक्रगुजार हैं कि कोरोना के बाद हम इतना सुंदर एक कार्यक्रम हम देख रहे हैं जिसका हम हिस्सा बने हैं। और इसका हिस्सा बनाने के लिए अमर सर के पूरे परिवार को मेरा पुनः पुनः कोटि कोटि वंदन है, अभिनंदन है। उस पूरी टीम को एक बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब मैं चाहूँगी कि आज की शाम के हीरो जिन्होंने पूरा मतलब मैंने भी थोड़ा बहुत थिएटर किया तो मुझे मालूम है कि डायलॉग्स याद रखना कितना मुश्किल काम है और पूरा 1 घंटा करीबन आपको। मेरा निवेदन रहेगा सुरेश जी आचार्य से, आप मंच पर पधारें और विजय सिंह जी को माल्यार्पण करें। प्रस्तुति दर्शकों के बिना अधूरी रहती है। धैर्यपूर्वक आप लोगों ने इसको एक सोलो परफॉर्मेंस को देखा, इसके लिए आपकी भी दाद दी जानी चाहिए।
अपने लिए भी तालियां बजा दीजिए। मुझे ये ड्रामा का नाम मुझे हमेशा पाल गुना का स्कूटर के नाम से मैंने इसको पढ़ा तो मुझे वही आता जी, विजय सिंह जी को। और स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं बहुत सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय प्रदीप जी भटनागर, बीकानेर रंगकर्म की सशक्त हस्ताक्षर हैं और जिनके सानिध्य में बहुत सारे लोग सीख रहे हैं। आज के कार्यक्रम की स्मृति प्रदान करने के लिए मंच पर पधारेंगे कि हम इन सबके साथ हैं। ताली में बेहद बेहद खूबसूरत, बेहद सुंदर शादी जी। ये हम बहुत अच्छी यादगार लेकर जा रहे हैं। किसी भी कृति, किसी भी रचना, चाहे वो कविता लाजवाब हो जाए और उसकी आंख में आंसू हो, तो वो उस कृति की सफलता है। आप प्रतीक सिंह जी का सम्मान करने के लिए, माल्यार्पण करने के लिए मेरा निवेदन रहेगा बीकानेर रंगकर्म की पहचान दयानंद जी शर्मा से गंभीर नाटककार हैं, स्मृतियां प्रदान करने के लिए मेरा निवेदन रहेगा भाई जीत सिंह जी से। जीत सिंह जी से मेरा निवेदन मंच पे पधारें। बीकानेर थिएटर की एक पहचान, हमारी आन बान शान। आप प्रतीक सिंह जी को आज के कार्यक्रम का स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। और मेरा निवेदन रहेगा दयानंद जी से, आप विजय सिंह जी को भी माना तो कोई बात नहीं, आप होस्ट हो तो भी हम पर्सनली विजय सिंह जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वे इसी शहर के हैं और उन्होंने इस प्ले के लिए लाइटिंग की। और ये पहली बार ही हुआ मेरे जीवन में शायद कि विजय सिंह लाइटिंग कर रहे थे और विजय सिंह एक्टिंग कर रहे थे। और मैं आपको ईमानदारी से कहूँ कि मैं बहुत नाम पे पीछे सरनेम पे गौर नहीं किया, तो मैंने कहा ये नाम 2 बार कैसे आ रहा है, कौन किसको क्या कर रहे हैं। तो विपिन ने मुझे समझाया कि ये अपने वाले विजय सिंह जी हैं। कल 6 मार्च को एक सेमिनार है 2:30 बजे, अपराध मनोविज्ञान एवं कला, जिसमें पत्रवाचन करेंगी मनीषा आर्य सोनी और समाहार करेंगे मालचंद्र तिवारी। सुर संहिता का कार्यक्रम शाम को 4:30 बजे पुखराज शर्मा साहब, वरिष्ठ संगीतकार स्वर्गीय डॉक्टर मुरारी शर्मा जी के शागिर्द पुखराज जी शर्मा आज शास्त्रीय एवं सुगम संगीत का स्थापित नाम बन चुके हैं। श्री संगीत कला केंद्र के माध्यम से संगीत की शिक्षा व दीक्षा अपने शिष्यों को निरंतर दे रहे हैं। उनके साथ तबले पर होंगे गुलाम हुसैन साहब। और 6 मार्च को ही कथक नृत्य की प्रस्तुति होगी रोहित पवार, कथक नई दिल्ली। युवा अवस्था में तेज गति के कथक नृत्य कलाकार रोहित पवार ने कथक कला का शिक्षा दीक्षा अपने गुरु श्री वासुदेव मिश्रा से प्राप्त किया। पंडित शंभू महाराज कथक एकेडमी नई दिल्ली से विरासत की उपाधि प्रदान की है। आपके साथ संगीतकार के रूप में रहेंगे तबले पर अभिषेक गमनानी, पखावज पे दीपेश चौहान, डीजे जेम्बी मुकेश चौहान और गायन रहेगा विनोद साई का। और कल की अंतिम प्रस्तुति एक नाट्य प्रस्तुति होगी कमबख्त इश्क, नट सम्राट नई दिल्ली की प्रस्तुति। मंच पर हमारे सामने होंगे अनिल चंदेल, ललित जोशी, मुनमुन, संजय बसलियाल, पंखुड़ी गुप्ता, निशांत, शाज अली, विवेक शर्मा, रजत राजहंस व टेरिन सनी। मंच के पास में रहेंगे विवेक, सुनील राठौर, सूरज, रेखा जोशी, विशुजीत, पायल, जयकिशन, मनु, ऐश्वर्या, शिवांगी, छवि, बसंत और ब्रत प्रकाश। नाटक का निर्देशन किया है श्याम कुमार जी ने और लेखक है सत्य प्रकाश जी। तो ये कल की प्रस्तुतियां हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कल हम फिर सब मिलेंगे परसों के इसको ऑर्गेनाइज करने में। सो बिग अप्लॉज टू ऑल सारे वॉलंटियर्स जिन्होंने हेल्प करी, जिन्होंने होटल से लेके यहाँ पे आने तक जितने भी तरह से असिस्ट किया, उन सबको मच थैंक यू, सो मच थैंक यू।